हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू क्लास। आप कैसे हैं जल्दी से बताइए। आई होप एवरीबडी इज डूइंग ग्रेट। आई होप आप सभी अच्छे हैं। बताइए आप कैसे हैं। ऑल राइट, वेरी वेरी गुड टू सी यू ऑल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक हैं, सभी अच्छे हैं। चलिए, क्लास में आपका सबसे पहले स्वागत है। माय नेम इज़ हफ्सा मलिक। आई होप यू आर डूइंग वेल। इट इज़ वेरी नाइस टू सी यू। आई एम एन एजुकेटर फॉर साइकोलॉजी। मैं पढ़ाती हूँ साइकोलॉजी। ठीक है। तो मेरे काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट थी कि पेपर की मैं एक बार उनके लिए डिस्कस करूं। शायद ही की इस पेपर के लिए रिलीज़ ना हो या हो, आई डू नॉट नो। आपका एग्ज़ाम जो है एज ऑफ नाउ इट स्टैंड्स कैंसल्ड। ये जो आपका 18 जून को एग्ज़ाम हुआ था, इसका पेपर जो है बाद में ऐसा माना गया कि कैंसिल हो गया। आई मीन ऐसा माना गया नहीं, देयर वाज अ प्रॉपर पब्लिक डिक्लेरेशन, उस पर और एक वीडियो है। कैंसिल है ये एग्ज़ाम। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं, अभी ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं, मुझे बताइए। आवाज़ मेरी आपको क्लियरली सुनाई दे रही है? यू शुड बी एबल टू हियर मी वेरी वेरी क्लियरली। चलिए, ओके। अभी टाइम लगेगा री एग्ज़ाम लेने में, 1 महीने से ऊपर ऊपर ही 2 महीने तक भी जा सकता है। सी, री एग्ज़ाम इज़ नॉट अ स्मॉल मैटर। ठीक है। आपको यूं ना लगे कि री एग्ज़ाम बस ये रीटेस्ट है और एक दिन में हो सकता है। इट्स नॉट लाइक दैट। आप देख रहे हैं कि सिर्फ आपका एग्ज़ाम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है, बल्कि बाकी सारे एग्ज़ाम्स जो हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। अगर 1 महीने के अंदर अंदर होता है तो यू आर वेरी लकी। लेकिन मेरी प्रिडिक्शन है कि 1 महीने से ज़्यादा ही लगेगा। देखिए, सीबीआई इंक्वायरी हो रही है। येस, द कल्प्रिट मे हैव बीन कॉट ऑल्सो, बट स्टिल व्हाट विल नीड टू बी वेरी क्लियरली एविडेंट और नोन इज हु लीक द पेपर। हाँ, जो बेच रहा था वो तो है, लेकिन सिस्टम से लीक कैसे हुआ, तो वो जो है वो अभी फाइंड आउट नहीं हुआ है। एंड देयरफॉर आई विल सजेस्ट कि आप अपना रिवीजन बनाए रखें। जब एग्ज़ाम डेट रिलीज़ हो जाएगा, वो एनटीए से या यूजीसी से ही आएगी नोटिफिकेशन। चाहे मैं कितना भी बोलूँ आपको, कोई और कितना भी बोले, अनलेस somebody who has the authority to declare the exam says something, you and me are in the same boat। हाँ, अब इतना तो पता है, इतनी मैच्योरिटी है कि 10-15 दिन में ऐसे काम नहीं होते हैं। ठीक है। अगर सब कुछ सही होता, सिस्टम सब कुछ नॉर्मल होता, तो फिर दूसरे एग्जाम्स जो हैं आपके, वो एज इट इज जो हैं कंडक्ट हो जाते। ओके। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट अदर एग्जाम्स वुड हैव हैपेंड एज पर देयर शेड्यूल इफ एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट। इट्स नॉट गोइंग ग्रेट, दैट इज व्हाई अदर एग्जाम्स आर कैंसल्ड। अब देखिए बात क्या है, मैं आपको ये क्यों करा रही हूँ। मैंने आपको कल एक स्ट्रैटेजी क्लास लिया था, जो कि बिल्कुल एक फ्री क्लास था अनअकैडमी फ्री प्लेटफॉर्म पे। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका स्कोर 80 तक आ रहा है तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट मैंने कहा था कि 200 के आसपास ही जेआरएफ होगा। अगर ये पेपर कैलकुलेट हो जाता, पेपर की लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट या मॉडरेट ही आप कह सकते हैं, मॉडरेट डिफिकल्टी थी, और इस स्कोर पे 170 से 180 में नेट हो जाता था जनरल कैटेगरी का, और 190 मैं ऑन द अपर साइड लूंगी। आई वुड से बिटवीन 194 एंड 204 जेआरएफ का कट ऑफ होता। ये मेरी प्रिडिक्शन है। आई एम जनरली एबल टू प्रिडिक्ट बिकॉज मैं 5 साल से ज़्यादा ये करती आ रही हूँ, तो अब थोड़ा आइडिया हो गया है। मैं सिर्फ साइकोलॉजी की बात कर रही हूँ। लाइक आई एम टॉकिंग ओनली टू साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट फॉर अदर सब्जेक्ट्स। मैं पेपर 1 पेपर 2 मिला के आपको स्कोर बता रही हूँ, लेकिन सिर्फ साइकोलॉजी कट ऑफ के बारे में मुझे नॉलेज है और मैं वो आपको कह रही हूँ। ठीक है। तो मैम आप प्रैक्टिस कोर्स करो ना बेटा, मैं बहुत सारे कोर्सेज कर लूँगी। ठीक है। और कुछ सजेशन है मेरे लिए, किसकी मैं प्रैक्टिस करूं, मैं बैठ के करूं? ठीक है। तो आज आपको क्या करेंगे गाइज, मैंने सब पेपर्स करके रखे हैं। इफ यू आर टू लेजी, यू डोंट इवन वांट टू चेक यूट्यूब, दैट इज ऑन यू। आई हैव डन ऑल पेपर्स either here or on Unacademy free platform, all papers including 19, 18, 20, 21, 22, everything has been done। बस आपको अपने सुपर पावर्स नहीं, बस आपको हाथों का, यू हैव टू यूज योर ब्रेन। एनीवे, मैम साइकोलॉजी की बुक लिख दो, वही कोशिश हो रही है। होपफुली बाय सितंबर यू विल हैव। तो चलिए, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करेंगे फॉर दोज ऑफ यू हु वांट टू स्टार्ट माय क्लासेस। जो मेरे साथ पढ़ना चाहता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि अराउंड 90% ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑलवेज फ्रॉम माय कंटेंट, क्योंकि आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे क्लासेस, गो अहेड एंड ज्वाइन दिस ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल,
टेलीग्राम ग्रुप जो है नेट विद हफ्सा, ये आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। अगर ये कर दिया है, मेरे पास पीडीएफ है, दिस वाज सेंट बाय वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, तो आप मुझे बस बताइए कि आपको क्लियरली दिख रहा है सब कुछ। आज मैं आंसर की आपको देने वाली हूँ पेपर की। यूपी एंड MPPSC जस्ट डू द कोर्स फॉर नेट। प्रीति, नेट का कोर्स करो, उसी से सब आता है। क्या आप सबको क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या लिखा है? सो वी आर गुड टू गो। चलिए ठीक है, तो जल्दी जल्दी से आप अपना पेपर ले लें, पेन ले लें और मार्क करें मेरे साथ। सेट एक्चुअली आपका जो भी है, आप क्वेश्चन का पहला लिखें टाइटल, और ये जो है मैं आपके लिए यूट्यूब पे बाद में, यूट्यूब पे नहीं सॉरी, मेरी जो फ्री ड्राइव है जहां आपके नोट्स मैं डालती हूँ, यूट्यूब के नोट्स, मैं मार्क करके पेपर आपको वहां दे दूंगी, सो यू मे डाउनलोड फ्रॉम देम। ओके, आप समझ रहे हैं? सेट्स अलग अलग थे लेकिन सवाल सभी सेम है। आप देखो, 1-1.5 घंटे में मैं आपको सारी की सारी की यहाँ पे बता दूंगी पेपर की। उसके बाद मैं पेपर आपके लिए डाउनलोड करने को रखूंगी कीज के साथ, along with the keys in the drive where I share your YouTube notes. I will give you marked paper and then you will cross check and you will compare, and tomorrow you will tell me your scores. ठीक है? Okay, fine. I'll be doing a free strategy class for the new batch tomorrow, so you can come join me and there you can tell me your scores. चलिए ठीक है, अलग ही होंगे ऑब्वियसली, आपके सेट सेम नहीं होते हैं, लेकिन याद रखिए क्वेश्चंस पूरे 100 के 100 सेम होते हैं। थोड़े बच्चे इतने नाइव और इतने बेचारे भोले भाले हैं, वो सोचते हैं कि अलग सेट का मतलब है अलग क्वेश्चन। ओके, सो प्लीज लिसन फर्स्ट टू द लॉजिक। आई विल गिव यू द डॉक्यूमेंट, यू कैन डाउनलोड इट and then you can basically mark. ठीक है, courtesy of Jueria who has sent me her paper. मैंने इसी पे पहले भी किया था और मैं आज भी आपको इसी पे दिखाऊंगी। अब यहाँ पे जो है केस स्टडी मेथड क्या होता है, अगर आप यहाँ फिनोमेनोलॉजी ले लें, फिनोमेनोलॉजी लिव्ड एक्सपीरियंसेस पे फोकस करती है। बायोग्राफिकल रिसर्च आप रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी में देखते हैं। सोशल यूनिट एज अ होल आप कहाँ पे देखते हैं? आप देखते हैं सोशल, हाँ ठीक है, सोशल यूनिट एज अ होल वुड बी मोर ऑफ एथनोग्राफी। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं क्या सही है, वी हैव डी इज 4, और कहीं पे है क्या? नहीं, सिर्फ ऑप्शन 3 में है। तो फिर केस स्टडी में हमारा आता है एग्जामिनिंग वन सोशल ग्रुप और सोशल यूनिट एज अ होल, नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी जो कि एथनोग्राफी में ऑब्जर्वेशन करते हैं, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव बायोग्राफिकल रिसर्च के साथ आ सकता है। ठीक है, वी आर गुड। इसके बाद और एक मैच द फॉलोइंग है, अगर आप यहाँ पे देखें अटैचमेंट स्टाइल्स दिए हुए हैं। सिक्योर जो होगा उसकी सेल्फ एस्टीम भी हाई होगी और ट्रस्ट, भरोसा भी हाई होगा, तो ए को आप पहले 3 से जोड़ देते हैं। डिसमिसिंग जो होता है वो दूसरे को क्रिटिसाइज करता है, अपनी सेल्फ एस्टीम उसकी हाई होती है लेकिन ट्रस्ट लो होता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका डिसमिसिंग। डी इज 2, मैच कीजिए, ए इज 3 एंड डी इज 2, क्या निकला? ठीक है, वी हैव आर, हाँ 3 और 2 के बीच में अब कंपटीशन है। प्रीऑक्यूपाइड एक ऐसा अटैचमेंट स्टाइल है जो खुद में कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं लेकिन दूसरों को बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, लो सेल्फ एस्टीम एंड हाई ट्रस्ट। So C is what? C is 1. That means our option 2 is correct over here. Option 2 हमारा correct है। ठीक है, very very good, very very good. चलिए wonderful। इसके बाद क्या है हमारे पास? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या होती है, किसका कॉन्सेप्ट है ये? नोम चॉम्स्की का कॉन्सेप्ट है, इननेट मैकेनिज्म जिससे हम लैंग्वेज डेवलप कर सकते हैं। सो ऑप्शन 1 इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, innate mechanism that allows us to develop language skills। ठीक है, वेरी वेरी गुड। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे टेस्ट कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स दिए गए हैं। आपको पता है कि सबसे एंड में क्या नॉर्म्स बनाते हैं, यहाँ पे ये रिलायबिलिटी है, ये वैलिडिटी है और ये नॉर्म्स हैं। नॉर्म्स एंड में होते हैं और यहाँ पे प्लानिंग राइटिंग नहीं दिया है तो डिस्क्रिमिनेशन आइटम एनालिसिस विल कम फर्स्ट। इसके बाद रिलायबिलिटी, उसके बाद वैलिडिटी और उसके बाद नॉर्म्स। तो बताइए क्या है हमारा? CBAD कहाँ है? ऑप्शन 2 है और ये सही है। सही मार्क किया है आपने, वंडरफुल, वेरी वेरी गुड। आई विल थोड़ा सा और, चलिए ठीक, गुड टू गो। नेक्स्ट,
एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या आता है? लिम्बिक सिस्टम नहीं आता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम नहीं आता है, नॉर एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, क्यों नॉर एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन? क्योंकि ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से ही आते हैं ना। यस, एड्रीनल ग्लैंड से आते हैं। ठीक है, ओके, सो ए बी एंड डी है हमारे पास, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए ठीक, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट, गिलफर्ड्स टेस्ट ऑफ डाइवर्जेंट क्रिएटिविटी। तो अगर आप देखें, गिलफर्ड का ले लें, टॉरेंस का ले लें, क्या है? फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलेबोरेशन। डेप्थ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए सी एंड डी ओनली। वेयर डू वी हैव? वी हैव ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 जो है ये आपका सही। ठीक, ओके, वंडरफुल, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ काउंसलिंग या एक्लेक्टिक मॉडल ऑफ काउंसलिंग जिसको हम कहते हैं, ये किसने दिया था? ये दिया था जेरार्ड ईगन ने। ठीक, एक्शन रिसर्च के स्टेप्स बताइए। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। क्या है? प्लान, एक्ट, तो क्या है हमारे ऑप्शंस? सी, ए, डी एंड बी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए ठीक, अब ये मिल्ड्रेड पार्टन का जो है ये नया है, ये आपके सिलेबस में आइडियली नहीं आता है। ठीक है, तो मिल्ड्रेड पार्टन जो है ये क्वेश्चन गलत है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाई डिड दे गिव इट, बट ये जो है क्वेश्चन ये गलत है। क्यों है? क्योंकि 6 टाइप्स ऑफ प्ले जो है, पहले बच्चा खेलता नहीं है, रैंडम बिहेवियर दिखाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है? खुद से खेलता है, सॉलिटरी इंडिपेंडेंट प्ले, अकेले से खेलता है खुद से। फिर ऑनलुकर, दूसरों के साथ पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखता है। फिर क्या होता है? पैरेलल प्ले, जब दूसरे बच्चे खेलते हैं ये बच्चा यहाँ से खेलता है लेकिन उनके साथ पार्टिसिपेट नहीं करता है। और फिर एसोसिएटिव प्ले, जाके बच्चों के साथ खेलता है। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली गलत है। दिस क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। सो आइडियली वी शुड हैव बी, ए, सी, ई एंड डी। ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं है। बी ए सी अगर आप ले लें, सिर्फ हमारा ऑप्शन 2 है जिसमें बी ए सी एटलीस्ट आता है। ठीक है, तो ये डाउटफुल है। बाकी इसमें ये दो लास्ट 2 ऑप्शंस जो हैं वो गलत हैं। आइडियली दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन, आई विल पुट डब्ल्यू ओवर हियर, जहां पे कोई ऑप्शन सही नहीं है। यू अंडरस्टैंड? क्लोजेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 जो है आपका वो सबसे नजदीकी है। अगर आप ऑप्शन 1 भी देखें, इसमें भी एक गड़बड़ है, लास्ट वाले 2 सही हैं। So if you have marked option 1 और option 2, you should get the marks. In fact, ये गलत है क्वेश्चन क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन 100% सही नहीं है, तो आप सबको 2 मार्क्स मिलने चाहिए आइडियली। चलिए ठीक, अच्छा, तो यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं कि ऑप्टिक नर्व किन से बनती है। बस बाकी जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा जा रहा है। व्हाट इज द ऑप्टिक नर्व मेड अप ऑफ? कैन आई से बाइपोलर सेल्स मेक अप गैंग्लियन सेल्स एंड गैंग्लियन सेल्स मेक अप ऑप्टिक नर्व। गैंग्लियन सेल से बनती है ऑप्टिक नर्व। आपको इतना ही पूछ रहे हैं, क्या किया है यहाँ पे? ऑलराइट, ओके, चलिए वंडरफुल। चक्रास ऑफ कुंडलिनी। एक्चुअली बॉडी के चक्रास जो होते हैं वो 7 होते हैं, लेकिन कुंडलिनी के लिए या कुंडलिनी तक पहुंचने के लिए आपको 6 चाहिए। यू डोंट नीड द हाईएस्ट। और यहाँ पे कैसे भी स्पेलिंग उसकी गलत दी है। तो मूल आधार चक्र है, लेकिन साता सहस्त्र चक्र कुछ नहीं होता है। अगर आप इवन लेंगे ये, तो दिस इज द 7th चक्र, द हाईएस्ट, एंड फॉर कुंडलिनी यू डू नॉट नीड दिस। तो अनाहत चक्र हार्ट का है, मणिपुर चक्र सोलर प्लेक्सस का है, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, विशुद्ध चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, ये दोनों सही हैं। अन्नमय चक्र कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये आपके कोशा को चक्र बना दिया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी और सी सही है। योर बी एंड सी ऑप्शंस आर करेक्ट 100%। ठीक है, चलिए किस किस का सही हुआ है बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस करेक्टली? चलो ठीक। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन माइलिन बनाता है? श्वान सेल्स बनाती हैं, इसमें कुछ
there is nothing, major, there is no struggle over here. Okay, wonderful, very very good. इसके बाद interpretation we place on an act in terms of differing in degrees of abstraction. This is a simple question which is complicated. अगर आप यहाँ पे देखें, interpretation का मतलब है कि किस तरह से आप या दो अलग इंसान एक ही एक्शन को दो अलग तरीके में परसीव कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब देखिए, कोई लेटा हुआ है, आप कहोगे कि ये टाइम वेस्ट कर रहा है, दूसरा इंसान इस एक्शन को एज रेस्ट इंटरप्रेट करेगा। ओके, लेट अस से आई एम राइटिंग, वन पर्सन में से ओ शी इज जस्ट स्क्रिबलिंग समथिंग, अनदर पर्सन में से नो शी इज वर्किंग टुवर्ड्स हर फ्यूचर. So there are multiple different ways in which we can interpret actions, and we can make the interpretation as abstract, as different as we want. ठीक है, उसको कहते हैं एक्शन आइडेंटिफिकेशन. अगर आपने कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन किया है तो ठीक है. ओके, यहाँ पे सेल्फ प्रेजेंटेशन की बात नहीं है, क्योंकि अपने बारे में नहीं हो रही है बात. करेस्पॉन्डेंस बायस आपके फंडामेंटल एट्रीब्यूशनल एरर को कहते हैं, वो यहाँ से रिलेटेड है नहीं. इट इज नॉट रिलेटेड ओनली. ठीक है, इसके बाद फ्रेंडशिप और लाइकिंग के आधार पे क्या क्या बेस्ड है, तो आपको पता है इनग्रेशिएशन. इनग्रेशिएशन में क्या किया जाता है? फ्लैटरी की जाती है. यस, एंड देन और क्या किया जाता है? अब सी के साथ हमारा बी आ रहा है या डी आ रहा है. सेल्फ प्रमोशन, खुद को लाइकेबल बनाओ, ऐसा करो कि लोग आपको पसंद करें. लोग आपको पसंद करेंगे तो आपकी बात मान जाएंगे. फ्रेंडशिप और लाइकिंग पे इनग्रेशिएशन होता है, उसमें ये दोनों चीजें की जाती हैं ना. डेडलाइन इसमें नहीं आता है. लो बॉल कंसिस्टेंसी पे है. ल्योर इफेक्ट नथिंग लाइक दैट. ल्योर इफेक्ट विल बी मोर अबाउट व्हाट डू आई से, स्कैरसिटी. स्कैरसिटी और डेडलाइन. ठीक है, चलिए ठीक. हाँ, चियाल्डीनी का मॉडल है ये. अब हम देखेंगे फॉरवर्ड कंडीशनिंग, बैकवर्ड कंडीशनिंग. तो देखिए, फॉरवर्ड कंडीशनिंग वो होती है जहां पे पहले सी एस दिया जाता है और बाद में यू एस दिया जाता है. ठीक है, ओके, ऑलराइट. और बैकवर्ड कंडीशनिंग वो है जहां पे अनकंडीशन स्टिमुलस पहले दिया जाता है और बाद में कंडीशन स्टिमुलस. ट्रेस कंडीशनिंग क्या है? जहां पे दोनों स्टिमुलाई में एक तरह की फॉरवर्ड कंडीशनिंग है जहां पे पहले कंडीशन स्टिमुलस, उसके बाद थोड़ी ब्रेक और उसके बाद अनकंडीशन स्टिमुलस. साइमल्टेनियस क्या है? दोनों के दोनों बेसिकली सेम टाइम पे दिए जाते हैं टुगेदर. ठीक है, साइमल्टेनियस विल बी 4. सो फॉरवर्ड में हमें ये बेसिकली ये डिले की बात हो रही है व्हाइल द बेल इज स्टिल रिंगिंग. तो B इज 1, D इज 3, C इज 4. ठीक है, ऑप्शन 1 जो है हमारा, ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा सही है. यस, करेक्ट. ये हमने पिछली वाली क्लास में किया था. अगर आप कैलकुलेट भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिकली बता रहे हैं कि टेस्ट की लेंथ, आई डोंट रिमेंबर, शायद नहीं किया था पिछली क्लास में. एनीवे, तो अगर आप एक टेस्ट की लेंथ बढ़ा रहे हो, क्या उसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी बढ़ेगी? as long as you are meeting some conditions, as long as you are meeting all assumptions, can I very safely say that as long as you increase the length of the test, आप स्पीयरमैन ब्राउन करेक्शन यहाँ पे अप्लाई करेंगे और उससे हमेशा रिलायबिलिटी, अगर आप लेंथ बढ़ा रहे हैं तो बढ़ती है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा सोचने की, दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं. इट विल बिकम ग्रेटर देन 0.75. नेक्स्ट है हमारे पास कि रिग्रेशन क्या होता है. रिग्रेशन कोएफिशिएंट में ए का मतलब क्या है? इंटरसेप्ट होता है. दिस इज प्लॉटेड ऑन वाई, दैट मीन्स एक्स इंटरसेप्ट्स ऑन वाई. ठीक है, एक्स विल इंटरसेप्ट ऑन वाई. ये सही है, ऑप्शन 3. अगर आप इंटरसेप्ट की बात करते हो, ये जहां पे एक्स वाई को मैच करता है, तो एक्स जहां पे वाई पे इंटरसेप्ट करता है उसी को हम ए, बेसिकली ए से डिनोट करते हैं. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे कहा जा रहा है आपको, डॉक्टर सिन्हा ने एक प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर के लिए स्टेन स्कोर का इस्तेमाल किया. आपको पता है स्टेन स्कोर क्या होता है? कैन आई से इट इज अ टाइप ऑफ स्टैंडर्ड स्कोर. एक नॉर्मिंग का तरीका है और एक तरह का स्टैंडर्ड स्कोर है ये. कैन आई से दैट इट इज वेरी वेरी क्लियरली अ स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म.
हाँ जी, ये आपको लास्ट जो रिवीजन क्लास कराई थी फ्री प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें हाँ, उसमें ये कराया था आपको। एब्सोल्युटली, वेरी वेरी गुड। अ 10 स्कोर इज अ स्टैंडर्ड 10, स्टैंडर्ड 10। इसका मीन या मीडियन जो होता है 5.5 होता है और इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन 2 की होती है। सो ये कराया था आपको, एग्जाम से एक दिन पहले कराया था। ठीक है, सेंसरी बफर क्या होगा? जो हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को फिल्टर करेगा, दैट्स ऑल। तो थिंक ऑफ दिस एज द सेंसरी रजिस्टर। जैसे आप मेमोरी में सेंसरी रजिस्टर की बात करते हैं, वैसे ही सेंसरी बफर क्या होगा? जहां हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन फिल्टर की जाएगी। चलिए ठीक। इसके बाद जो है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। आई वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव बेसिकली डन दिस राइट। अब यहाँ पे जो है, एक इंसान अपने पास्ट, अपने अतीत पे देखता है, मतलब अपने अतीत के बारे में सोचता है और कहता है कि जो भी स्ट्रगल था, ये नहीं चाहते थे ऐसा हो, लेकिन जो भी हुआ ये दिस वाज गॉड्स डिजायर। भगवान का बेसिकली डिजायर, भगवान की इच्छा थी कि ऐसा हो। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग बिकॉज इट हेल्प मी गेन समथिंग। और फिर ये इंसान एक्टिवली सोचता है कि क्योंकि ये मेरे लिए अच्छा ही हुआ जो भी हुआ, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, ये रीअप्रेजल हो रहा है। क्योंकि आपको यहाँ पे इंडिकेशन मिल रही है कि अतीत के बारे में सोचा जा रहा है, तो शायद उस वक्त में, अतीत में, इस इंसान को ये इवेंट पॉजिटिव नहीं लगा था, लेकिन अब जब ये दोबारा उस इवेंट के बारे में सोच रहा है, ये पॉजिटिव सोच रहा है। ठीक है। Now, you may get confused with turning to religion, but turning to religion would mean that this person has lost all hope and therefore goes to church, temple, mosque every day because God is his last hope. ठीक है। अगर इंसान यहाँ पे ऐसा कहता, ठीक है भगवान की इच्छा थी, मैं कुछ नहीं कहूंगा, तो दैट वुड बी टर्निंग टू रिलीजन, रिलीजन से जस्टिफाई करना। लेकिन ये इंसान एक्टिवली कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, कुछ अच्छा हुआ है, तो इसको हम कॉग्निटिव पॉजिटिव रीअप्रेजल ही कहेंगे। ऑप्शन 4 सही है। ट्रिकी क्वेश्चन फॉर दोज ऑफ यू हु डिड दिस करेक्टली, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, वेरी वेरी गुड। तो उसके बाद कल्चर स्पेसिफिक टू, और आज की जो कीज हैं ये फाइनल है, मैंने काफी कुछ रिसर्च करके मैं आपको बता रही हूँ। कल्चर स्पेसिफिक टू कल्चर फ्री क्या होता है? कल्चर फ्री आप देखेंगे एटिक में, और कल्चर स्पेसिफिक आप एमिक में देखेंगे, जहां आप इनसाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और कल्चर फ्री होगा एटिक, जहां पे आप नोमोथेटिक अप्रोच लेते हैं। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट विदाउट अ डाउट, नो नीड टू वरी। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। मॉरल डेवलपमेंट की स्टेजेस बताइए। सबसे पहले होगा ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, दूसरा होगा इंडिविजुअलिज्म या फिर इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। उसके बाद हम देखेंगे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे ध्यान जाता है। उसके बाद हम देखेंगे सोशल ऑर्डर पे ध्यान जाता है। और लास्टली हम देखेंगे इंडिविजुअल राइट्स या सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी का हिस्सा है। तो व्हाट डू वी हैव? वी हैव ए, वी हैव बी, वी हैव डी, वी हैव ई, वी हैव सी। ठीक है, तो अगर आप देखें ऑप्शन 3 आपका सही है विदाउट अ डाउट। वेरी गुड, ब्यूटिफुल, वेरी वेरी नाइस। चलिए ठीक। अब इंक्यूबेशन फेज क्या होता है? इंक्यूबेशन फेज वो होता है जहां पे हम एक्टिव एफर्ट नहीं डालते हैं प्रॉब्लम के बारे में सोचने का। incubation is where most of our creative thinking takes place, but we don't actively think about the problem. हम actively problem के बारे में नहीं सोचते हैं, और इस तरह से क्या होता है, बैक ऑफ द माइंड, मतलब हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस लेवल पे कहीं ना कहीं क्या होता है, सोच चलती रहती है, वी कीप थिंकिंग। चलिए ठीक, वंडरफुल, ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर है। हमारे दो हेमिस्फीयर्स को कौन चीज कनेक्ट करती है? दिस इज बेसिकली फ्री मार्क्स, कॉर्पस कलोसम ही होगा, एब्सोल्युटली, कोई इसमें कोई शक नहीं है, राइट? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, वेरी वेरी गुड। चलिए, ऑप्टिमम स्ट्रेस लेवल का मतलब क्या है? ऑप्टिमम स्ट्रेस लेवल वो स्ट्रेस लेवल है जो आपके अंदर से बेस्ट परफॉर्मेंस लेके आए। ऑप्टिमम स्ट्रेस लेवल इज सिंपली द लेवल ऑफ स्ट्रेस विच ब्रिंग्स अबाउट योर हाईएस्ट परफॉर्मेंस। तो हाईएस्ट एफिशिएंसी जहां पे आप दिखाते हो बेस्ट परफॉर्मेंस, वही आपके ऑप्टिमम स्ट्रेस लेवल। ठीक, ओके फाइन। इंटरनल कंसिस्टेंसी के मेजर्स क्या क्या है?
कूडर रिचर्डसन है, ऑल्टरनेट फॉर्म नहीं है, इंटरस्कोरर नहीं है, कोएफिशिएंट अल्फा है, रूल ऑन गटमैन या रूल ऑन फ्लैनेगन फॉर्मूला है। तो ए, बी एंड डी ये सही किया आपने, ए, बी एंड डी, वंडरफुल, वेरी वेरी गुड। एब्सोल्युटली ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने रखें हम अपनी स्टडी में, ये कैसे तय किया जाता है? ये तय किया जा सकता है ईगन वैल्यू से और कटेल्स क्री प्लॉट से। रोटेशन हमें नहीं बताता है कितने फैक्टर रखने हैं, और कंटिजेंसी कोएफिशिएंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। सो इट विल बी बी एंड सी ओनली, ऑप्शन 2 जो है आपका यहाँ पे सही होगा। वंडरफुल, वेरी वेरी गुड, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। चलिए इसके बाद हम देखेंगे 78। ठीक, तो ये भी लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि कलर ब्लाइंडनेस में अगर आप देखें, प्रोटोनोपिया होता है लाल कलर की कलर ब्लाइंडनेस, ड्यूटेरोनोपिया होता है ग्रीन कलर कलर ब्लाइंडनेस, एंड ट्राइटोनोपिया होता है ब्लू कलर कलर ब्लाइंडनेस। लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल लेंथ कोन्स, ठीक है, जब डैमेज हो जाते हैं। तो प्रोटोनोपिया आपका सही जवाब है। ठीक है, वंडरफुल, वेरी वेरी गुड। हाँ, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। ऑल राइट, ओके फाइन। स्लीप, अराउजल और कार्डियक रिफ्लेक्सेस से कौन सी चीज़ यहाँ पे रिलेटेड है? अब अगर आप स्लीप और अराउजल देखें, अवेकनेस एंड अराउजल 4 एज फंक्शन है किस चीज़ के? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के। यस और नो? एब्सोल्युटली ठीक है। अब ये थोड़ा जो है, दिस इज अ लिटिल बिट डॉजी दिस वन, बट वी विल सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। तो जो भी रिसर्च मैंने करी है, अगर आप टेस्ट के बारे में बताएं, तो टेस्ट इज सपोज टू गिव यू अ सिंगल स्कोर, मतलब पास फेल या सब कुछ ये टेस्ट में होता है। डिटर्मिनिज्म क्या होता है? नेचुरल कॉजेज से, ये हमें हेल्प नहीं करेगा क्योंकि सारे ऑप्शंस में ये सेम है। इन्वेंट्री क्या होती है? यहाँ पे हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं एक इंसान के बारे में, और टेस्ट जो होता है, ये सॉरी टेस्ट नहीं, स्केल जो होती है ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक मेजर करती है, जैसे पर्सनालिटी स्केल और इंटेलिजेंस स्केल, परफॉर्मेंस स्केल। स्केल जो है एक कैरेक्टरिस्टिक लेती है और उसको मेजर करती है। अब आप बताइए क्या है? ए इज 4, बी इज 1, सी इज 2 एंड डी इज 3। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या सही होगा? A is 4, B is 1, C is 2 and D is 3. So we can go with option 4 over here. That seems like the only decent option. ऐसा ही किया क्या? हाँ ये ठीक है, A is 4, B is 1, C is 2. ठीक है, आपका सही हुआ, कमाल कर दिया है आपने। दिस सीम्स टू बी द मोस्ट, ऑल्दो ये कंफ्यूजिंग शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, दे हैव नॉट गिवन क्लियर डेफिनेशंस ऑफ एनी ऑफ देम। तो ठीक है, स्किन रिस्पॉन्सेज कहाँ पे ज़्यादा आएंगे? पैराइटल लोब में ही आएंगे, क्योंकि आपकी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स यहाँ, विदाउट अ डाउट। अब इसके बाद हम देखेंगे, ये भी हमने किया, हाइजीन फैक्टर यहाँ पे कौन कौन से हैं? रिकग्निशन नहीं, वर्क की कंडीशन, मतलब आपका ऑफिस साफ सुथरा है या नहीं, पे, आपको सैलरी टाइम पे मिल रही है या नहीं, और प्रमोशन। क्योंकि नेचर ऑफ वर्क, काम आपको अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता है, वो तय करता है कि आप मोटिवेटेड होंगे या नहीं। तो बी हाइजीन फैक्टर में नहीं आ सकता, सी हाइजीन फैक्टर में नहीं आ सकता, ए, डी और ई बचते हैं हमारे पास। तो ऑप्शन 3 किसका सही हुआ है बताइए? हाउ मेनी ऑफ अस हैव गॉट दिस करेक्ट? चलिए ठीक, ये डिट्टो आपके क्लास के ही नोट से हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस। तो इलेबोरेशन लाइक्लीहुड में हम जाएंगे किसके साथ? हम परसुएसिव मैसेज वाला जो ऑर्डर है उसी के साथ जाएंगे। लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था ये। दे मे गिव यू के हाई प्रोसेसिंग पहले इंपॉर्टेंट मैसेज के लिए होती है। दे माइट स्टार्ट विद ए बट आइडियली वी शुड स्टार्ट विद बी। आप परसुएसिव मैसेज से बेसिकली स्टार्ट करेंगे, फिर हाई प्रोसेसिंग करेंगे इसकी, फिर केयरफुल प्रोसेसिंग करेंगे। ऑल्दो आई रियली थिंक दैट ए भी स्टार्ट, ए से भी आप स्टार्ट कर सकते हो कि आप बिगिनिंग से ही अलर्ट हो इंपॉर्टेंट मैसेज के लिए, फिर पर्सुएसिव मैसेज आती है, फिर उसको केयरफुली प्रोसेस किया जाता है और अंत में एटीट्यूड चेंज होता है। बट दे मे गिव दिस ऑर्डर एज वेल। तो यहाँ पे मैं ऑप्शंस ओपन रखती हूँ। वी मे हैव, क्या है हमारे पास?
We may have A, B, D and C or we may have B, A, D and C. I think most of you have marked B, तो अभी इसी के साथ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो सकता है क्योंकि इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है। इट डज नॉट मेक सेंस कि पहले हाई प्रोसेसिंग फिर केयरफुल प्रोसेसिंग, ठीक है। मेरे लिए ये थोड़ा बैठ नहीं रहा है सही कि पहले हाई प्रोसेसिंग फिर केयरफुल प्रोसेसिंग, डज नॉट गो वेल टुगेदर। तो आई वुड थिंक कि पहले ऑडियंस मोटिवेटेड होती है, फिर पर्सुएसिव मैसेज आती है, फिर सही से प्रोसेस किया जाता है, फिर एटीट्यूड चेंज होती है। सो यहाँ पे 1 या 2 हो सकता है। ऑल्दो मोस्ट ऑफ यू हैव मार्क्ड फॉर 2, यू मे गो अहेड फॉर नाउ एंड गिव इट द मार्क्स। अभी आपका अगर बी है, थोड़ा ऊंच नीच तो होगा, थोड़ी डिफरेंस आएगी, बट दैट्स ओके, ठीक है। ओके, वी विल गो विद दिस फॉर नाउ। हम अभी ज्यादा बी के साथ ही जाते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें ए भी हो सकता है। ऑलराइट, चलिए ठीक है, चलिए। अब इसके बाद बैडली या हिच का मॉडल अगर आप देखें तो इसमें क्या है, you have phonological loop, you have visuospatial sketchpad, you have multimodal episodic buffer. All right? मैम यही सोचकर हम ए किए थे बेटा। अब की जो है वो की वाला ही बता सकता है उन्होंने किस, अगर थोड़ी सब्जेक्टिविटी होती है क्वेश्चन में तो जिसने क्वेश्चन बनाया होता है वही कह सकता है। बट ठीक है, हम इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं दैट वी कैन कंसिडर सॉर्ट ऑफ अ डाउट ऑन दिस। फॉर नाउ फॉर 2 यू कैन गिव योरसेल्फ मार्क्स। अगर की रिलीज होती है तो फिर की से कंपेयर कर सकते हैं बाद में आप। ये बस आपकी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करने के लिए ये सेशन में ले रही हूँ। इट इज़ माई जॉब टू what do I say, give you accurate information, not just tell you what I feel। ठीक है, तो फोनोलॉजिकल लूप, विजुअल स्केचपैड और एपिसोडिक बफर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछते हैं। अब ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर का जो सिस्टम है इसके बारे में पूछा है, तो कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे? यू विल स्टार्ट विद माइक्रो सिस्टम के बाद मीसो सिस्टम के बाद एक्सो सिस्टम के बाद मैक्रो सिस्टम के बाद क्रोनो सिस्टम सबसे बाहर। तो हमारा क्या सही है यहाँ पे? वी हैव A and E and D, तो we can go with option D, ठीक है। की लीक करना भूल गए, गुड वन। साक्षी मैं क्लैप करती बट मेरे हाथ बिजी हैं, ठीक है, मैं बाद में आपके लिए क्लैप करूँ। अब जो पिछली क्लास में मैंने ट्रांजैक्शनल एनालिसिस वाले क्वेश्चन के बारे में कहा है, आई एम गोइंग टू चेंज दैट क्योंकि मैंने ठीक से नहीं पढ़ा था। स्कोर ऑफ अडल्ट should be equal to score of nurturant parent should be equal to natural child। यहाँ पे इन दोनों को रख के दिया गया है तो वो सही नहीं होगा। स्कोर ऑफ अडल्ट शुड बी इक्वल टू नेचुरल पेरेंट शुड बी इक्वल टू नेचुरल चाइल्ड। स्कोर ऑफ नेचुरल चाइल्ड शुड बी मोर देन अडल्ट, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन डी, जो मैंने लास्ट टाइम कहा था नहीं ठीक है, तो मैंने ठीक से नहीं पढ़ा था। I will no longer go with option D. I will go with A and B because they seem like the two sensible options over here. क्रिटिकल पेरेंट का स्कोर अडल्ट से कम होना चाहिए और नर्चरेंट पेरेंट का स्कोर क्रिटिकल पेरेंट से कम होना चाहिए। So I will go now with A and B. For those of you who have marked option 1, let me know. क्योंकि यहाँ पे ये ऐसा कह रहा है कि अडल्ट इक्वल टू नर्चरेंट पेरेंट एंड नेचुरल चाइल्ड, ऐसा नहीं है। तीनों एटीट्यूड्स आपके बैलेंस में होने चाहिए। यहाँ पे तीनों ईगोज बैलेंस में होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही ईगो बाकी दो के बराबर है, नॉट लाइक दैट, ठीक है। आई हैव मिसरेड, उस दिन मुझे एक्साइटमेंट या आई मस्ट हैव बीन वेरी सैड अबाउट द लीक और समथिंग। ओके, दैट दिस वाज व्हेन द लीक हैड नॉट हैपन। आई मस्ट हैव बीन वेरी वेरी एक्साइटेड कि कंटेंट से आए हैं, मैंने ठीक से नहीं पढ़ा है। तो ए सही है, ए सही है यहाँ पे। आई कैन, हाँ, ये सही है क्योंकि इसकी वर्डिंग जो है ये पर्पसली आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा रखा गया है। ये अगर इसके बराबर होता और ये इसके बराबर होता फिर ठीक था। ए एंड बी वी कैन गो विद। क्लियर? गॉट राइट, चलिए, वंडरफुल, करेक्ट मोक्षम, एब्सोल्युटली ठीक है। ठीक है, न्यूरो साइंटिस्ट, ये एक्चुअली बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें बस पढ़ना था। न्यूरो साइंटिस्ट क्लासिकल कंडीशनिंग के स्टडी के बारे में क्या कहते हैं? अमिगडाला रोल प्ले करेगा या नहीं करेगा? मोस्ट स्टिमुलाई कॉज एन एवर्सिव इमोशनल रिस्पॉन्स आर इंट्रिंसिकली एवर्सिव। Not necessary, not necessary. Any stimulus can be made aversive through conditioning.
फिर कंडीशनिंग का फायदा क्या हुआ? देखिए, आप लिटिल एल्बर्ट स्टडी याद कीजिए। वो बच्चा जो है वो रैट से डरने लगा, लेकिन रैट इंट्रिंसिकली मतलब बच्चे के पैदा होने से ही उसको डर था या नहीं था? कंडीशन किया गया ना। सो एवर्सिव स्टिमुलाई आर नॉट नेसेसरली इंट्रिंसिकली एवर्सिव, मतलब जरूरी नहीं है कि हम किसी चीज से पहले दिन से ही नफरत करते थे। कंडीशनिंग तो कोई चीज होती है, राइट? तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। इंफॉर्मेशन अबाउट CS रीचेस लेटरल न्यूक्लियस ऑफ एमिगडाला, सही है, नो प्रॉब्लम विद दिस। और हम सीखते हैं एवर्सिव स्टिमुलस को डरना कैसे? क्लासिकल कंडीशनिंग से, ये तो पता है। और बी आप एलिमिनेट करोगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा, देयरफॉर वी हैव ऑप्शन 1। किसने सही किया है? वेरी प्राउड ऑफ यू। मोक्षम बताइए किस किसने सही किया है? गुड, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल फॉर दोज ऑफ यू हु गॉट दिस करेक्ट, ब्यूटिफुल, वेरी प्राउड ऑफ यू। चलो ठीक, इसके बाद हम देखते हैं, क्या देखते हैं? एडवांस्ड एम्पैथी क्या है? एडवांस्ड एम्पैथी में आप आइलैंड ढूंढते हो, ठीक है, थीम्स निकालते हो, कनेक्टिंग आइलैंड करते हो, और क्या करते हो? और यहाँ पे दिया नहीं है, यू मेक द इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, वो दिया नहीं है यहाँ पे। तो थीम निकालते हो, कनेक्टिंग आइलैंड्स करते हो, दैट इज गुड इनफ। ए एंड बी इज आर करेक्ट आंसर। पॉसिबिलिटी इज नॉट हियर, आइडेंटिफाइंग इंसेंटिव। चलिए ठीक, हाँ, वेरी वेरी गुड। फास्ट थ्योरी के हिसाब से ये भी छोटू सा क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी। विच कॉम्पोनेंट इंटीग्रेट्स, ये इंटीग्रेट शब्द जो है इसी में आपका आंसर छिपा हुआ है। बताइए कौन सा हमारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन अंदर लेके इंटीग्रेट करता है? इंटीग्रेट करता है मतलब सब चीजों को एक दूसरे से जोड़ देता है, बताइए। दिस इज साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। Simultaneous means multiple information is processed at a single time, visual, auditory, everything, and all of that is combined into one full whole. हर कोई चीज को आप जिस भी तरह के स्टिमुलस को देख रहे हो, सुन रहे हो, उस सबको कंबाइन किया जाता है जब सारी इंफॉर्मेशन एक साथ अंदर ली जाए, एंड दैट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। वेरी वेरी गुड, ब्यूटिफुल। अगर आपने इसी लॉजिक से किया है तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको इस बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन मैंने एक आपको मॉक में कराया था, अगर आपको याद है तो। जस्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आई हैड गिवन यू। तो ये काफ़ी सिंपल है अगर आपने थोड़ा सोच समझ के किया है। विलियम वुंट ने 1879 में लैब अपनी बेसिकली खोली थी, तो ये पहला है, उससे पहले यहाँ पे कुछ नहीं है। पावलो ने 1897 में अपनी क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी है। उसके बाद विलियम जेम्स ने 1890 में, अगर आप देखें, अपनी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी की है। तो डू वी गेट द फर्स्ट 3, A, D एंड B? मिल जाता है हमें पहले 3 का, मिल जाता है ना? अगर आप A, D, B देखेंगे तो आपका आंसर आपको मिल गया। एब्सोल्युटली, वेरी वेरी गुड। अब इसके बाद मैं आपको ये भी कहती हूँ कि कॉल फॉर बिहेवियरिज्म वाज 1913, और ये जो फ्रॉइड का है ये 1917 में था, न्यू साइको एनालिसिस, इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स ऑन साइको एनालिसिस। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। मैटराजो की ये वाला क्वेश्चन, मैटराजो का हमने इससे पहले डिस्कस किया है। ऑल वी नीड टू डू इज वी नीड टू रिमूव कैरेक्टर स्ट्रेंथ। हम कैरेक्टर स्ट्रेंथ इससे हटा देंगे और बाकी सब है। हेल्थ को प्रमोट करो, हेल्थ केयर को बेटर करो, इलनेस, बीमारी होने से रोको, और ये समझो कि बीमारियां होती क्यों हैं। सो A एंड B एंड D एंड E, तो ऑप्शन 3 इज आर करेक्ट आंसर। Nurture and parent is given greater than critical. Nurture and parent should be greater than critical. ये कौन पूछ रहा है? Nurture and बेटा होना चाहिए critical से ज्यादा। Critical is not good, critical is negative. चलिए, अगर आप यहाँ पे देखो, क्या देखोगे आप? आई सिंक की डायमेंशंस क्या क्या हैं? सो नो अग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म, यस, पेन मॉडल है इनका, इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन है, न्यूरोटिसिज्म इमोशनल स्टेबिलिटी है, और साइकोटिसिज्म और इम्पल्स कंट्रोल है। सो दिस इज A, C एंड D। इज दैट करेक्ट? दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये क्लास में भी था, सब चीजें क्लास में थी, टू बी ऑनेस्ट।
except for the 8 or 10 questions which they have introduced new, ज़्यादातर यूनिट 1 से। ठीक है, चलिए, ठीक है, ये सही किया, सही ही किया होगा। रॉबर्ट प्लूटचिक ने कितने इमोशंस दिए हैं? 8 दिए हैं। व्हील ऑफ इमोशन याद करो, लव पे क्वेश्चन भी मैं आपको क्लास में पूछती हूँ इनकी थ्योरी पे। लव इज अ मिक्सचर ऑफ जॉय एंड एक्साइटमेंट और समथिंग, सरप्राइज एंड जॉय एंड समथिंग। तो ये हमने, ये नेक्स्ट वाला जो है क्वालिटेटिव रिसर्च पर्सपेक्टिव, जो ये बेसिकली देखता है कि लोग अपने कल्चरल प्रैक्टिसेस को कैसे, हाउ डू दे मेक सेंस ऑफ इट, अपनाते कैसे हैं। तो एथनोग्राफी, कल्चर, एथनो मेथोडोलॉजी, ठीक है। सेमियोटिक्स इज सिंबल, ह्यूरिस्टिक का कोई यहाँ पे रिलेशन है नहीं। अब ये जो है बड़ा इंटरेस्टिंग, मैच द फॉलोइंग आपको इस बार जो है इजी नहीं मिले थे। योर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस वर नॉट इजी, विच इज नॉट अ बैड थिंग। देखिए, कन्फ्लुएंस होता है कि आप दूसरे में और खुद में डिफरेंस समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। रेट्रोफ्लेक्शन है कि जो नई इंफॉर्मेशन, और व्हाट इज दैट, हाँ, रेट्रोफ्लेक्शन है कि आप suppression of behavior and redirection back to self. Retroflexion is accepting critical comments without even arguing, just accepting without even thinking. So retroflexion ये होना चाहिए, ठीक है। इंट्रोजेक्शन क्या होता है कि आप बिना सोचे समझे दूसरों के एटीट्यूड्स इंटरनलाइज कर देते हो। लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और एसिमिलेशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, आप सोचते भी नहीं हो कि जो मुझे कोई कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्या कह रहा है, मैं मानूं या नहीं मानूं, चुपचाप मान लेते हैं। और डिफ्लेक्शन होता है दूसरों से दूर रहना। तो अभी हमारा आंसर क्या बन रहा है? A is 2, B is 1, C is 4 and D is 3। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। किस किस का सही हुआ है? ऑप्शन 2 इज आवर करेक्ट आंसर। वेरी वेरी गुड, ब्यूटिफुल, वेरी वेरी नाइस। चलिए, ठीक। इसके बाद योग सूत्र की बात करें, सबसे पहले यमा, उसके बाद नियम, उसके बाद आसन, उसके बाद प्राणायाम, उसके बाद प्रत्याहार। राइट राइट। तो है हमारा CAEBD। ऑप्शन 2 इज आवर करेक्ट आंसर। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, वेरी नाइस। अब गेस्टाल्ट थेरेपी पे जो मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था, अगेन इन्वॉल्व्स द बेसिक नोशंस ऑफ। तो आई रेड एक्सटेंसिवली, मैंने इस पे बहुत कुछ पढ़ा। मॉड्यूल जो है वो एक वेग शब्द है, तो हमें नोशंस ऑफ, इट इज नॉट सेइंग इट इन्वॉल्व्स एग्जिस्टेंशियलिज्म, बट इज इट रिलेटेड और नॉट। और अगर आप देखेंगे रिचर्ड शार्फ में, तो वहां कहा जाता है कि गेस्टाल्ट थेरेपी एक तरह की एग्जिस्टेंशियलिस्ट थेरेपी है, in the sense that it is rooted in the present and it focuses in deriving meaning from the present। क्योंकि phenomenology भी है, तो I will again change what I said last time। मैंने last time भी कहा था कि मैं verify करके आपको बता दूंगी। आप A, D, B और E, या A, B, D और E अगर आपने मार्क किया है, that seems most appropriate। option 3 is your correct answer। ओके, हाँ जी। अब बताइए ये किसका, हाँ, ये किस किस का सही हुआ है? ठीक है, ओके, सी किया, सी सही है। मैंने काफ़ी 2-4 सोर्सेज वेरीफाई किए, तो ऑल्दो इसमें रूल्स और ये सब होते हैं, मॉड्यूल बहुत वेग टर्म है। और मैंने रिचर्ड शार्फ जो है साइकोथेरेपी की बुक, उसमें क्लियरली लिखा है कि हाँ, इसमें एग्जिस्टेंशियलिज्म से थोड़ी बोरो की गई है फिलोसफी। सो इट्स ओके, दिस सीम्स मोस्ट अप्रोप्रिएट। A, B, D and E वुड इन टर्न बी योर राइट आंसर। मेरा गलत हुआ मैम, ठीक है, वंडरफुल, नो प्रॉब्लम। आई मीन नॉट वंडरफुल, बट इट्स ओके, इट्स ओके, पेपर तो कैंसिल हो गया। अब देखते हैं और क्या है यहाँ पे। टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस किससे कंपेयर कर सकते हैं हम? फ्रीडमैन टेस्ट से, पावर के हिसाब से। नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव फॉर टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज फ्रीडमैन टेस्ट। ये आपने सही किया होगा। मैम ऑप्शंस आर ऑल्सो सेम फॉर ऑल। येस, ऑप्शंस आर द सेम फॉर एवरीबडी, इट्स जस्ट दैट क्वेश्चंस का ऑर्डर इधर उधर। ओके,
ऑर्डर इधर इधर उधर है क्वेश्चंस का, नथिंग एल्स. नाउ सोलर मीन्स व्हाट? सिटिंग स्क्वायरली, ओपन पोस्चर, लीनिंग फॉरवर्ड. E is for eye contact and R is for relaxed. तो अगर आप यहाँ देखें B और D आपके सही हैं विदाउट अ डाउट. ये जो है ऑब्जेक्टिव आउटलुक नहीं है, लीनिंग फॉरवर्ड सही है, लर्निंग फ्रॉम द नैरेटिव नहीं है, रिलैक्स्ड है. तो जितना भी सही है वो B और D ही है. तो ऑप्शन 2 आपका सही है. ये सही किया. डिट्टो, हाँ डिट्टो फ्रॉम क्लास. चलिए ठीक, वंडरफुल, वेरी वेरी नाइस. इसके बाद है हमारे पास क्या है? While preparing a semantic differential scale, Dr. Yashvi has kept one adjective pair, dull versus sharp. अब इस पे भी मैंने काफ़ी रिसर्च की और इसमें 2 तरह के अलग आंसर्स आ रहे हैं. मुझे बताइए आपने क्या किया? यहाँ पे आपने क्या मार्क किया है? बताइए क्या मार्क किया है? Okay. So some books, when they talk about perception of sound, they put sharp and dull as an evaluative factor. ठीक है? मैंने जो आर्टिकल्स देखे, मैंने जो सेमांटिक डिफरेंशियल स्केल पे बहुत सारे आर्टिकल्स देखे, जब वो परसेप्शन ऑफ साउंड का टेस्ट करते हैं तो वो इवैल्यूएशन फैक्टर में डालते हैं. लेकिन मैंने एक गवर्नमेंट रिसोर्स से ये भी ऐसा भी आर्टिकल देखा जहाँ पे उन्होंने डल और शार्प स्टूडेंट्स के बारे में लिखा था और वहाँ वो एक्टिविटी थी. तो इट्स नॉट पोटेंसी, इट्स डेफिनेटली नॉट पोटेंसी. मोस्ट लाइकली इवैल्यूएशन और इट कैन बी इवन एक्टिविटी. ठीक है, मैंने 2 तरह के आर्टिकल्स देखे, इसमें सब्जेक्टिविटी है. मैंने 2 तरह के आर्टिकल्स देखे और मोस्ट आर्टिकल्स में मुझे ये इवैल्यूएशन में मिला और ऐसा भी एक आर्टिकल था जहां ये एक्टिविटी फैक्टर में डाला गया था. अब यहाँ पे संदर्भ जो है आपका, कॉन्टेक्स्ट जो है वो मैटर करता है. लेट्स से इफ यू से whether a sound is sharp or dull, it is an evaluative factor. Okay? Potency is mostly about strength and weakness. तो यहाँ पे भी हमें एक्चुअली रियल की, क्योंकि एग्जामिनर ने यहाँ पे सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से दिया है. अगर उन्होंने बच्चों का सोचा शार्प या डल बच्चा, तो एक्टिविटी की बात हो रही है क्योंकि वो फिर पढ़ने में शार्प है या डल है. लेकिन अगर साउंड या किसी स्टिमुलस के बारे में बात हो रही है, पिक्चर शार्प है या डल है, वो इवैल्यूएशन की बात हो रही है. ठीक है, तो इसका हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें एग्जामिनर की सब्जेक्टिविटी है. अभी के लिए मुझे ज़्यादा आर्टिकल्स ऐसे मिले जिसमें ये एज इवैल्यूएशन फैक्टर यूज़ किया गया था. तो अभी के लिए हम सी के साथ जाते हैं, लेकिन ये ए भी हो सकता है. ठीक है, ओके, ऑल राइट. मैम डल शार्प क्षमता नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन किस हिसाब से? वही तो मैं कह रही हूँ आपको. आपको ये देखना है कि ये किस एंगल से पूछा जा रहा है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस पे. अभी तक का स्कोर बताइए कितना आ रहा है आपको? व्हाट इज योर स्कोर सो फार आउट ऑफ 50? ऐसा क्वेश्चन क्यों देता है कि 2 ऑप्शन चूज करें? आप देखिए, एग्जाम जो है अच्छा, पेपर अच्छा बनाया था. मैं 2 साल के बाद आज तारीफ कर रही हूँ. लास्ट टाइम आई सेड इट वाज अ गुड पेपर वाज इन एक्चुअली 3 साल के बाद. मैं 3 साल के बाद आज पेपर की तारीफ कर रही हूँ. बस सिस्टम ही खराब है. पेपर अच्छा बनाया था इस बार. और ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आप गलती कर बैठो. दैट इज़ वेरी नेचुरल एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल. Even if I sat for the exam, I would probably not get 100, even if I teach everything. The thing is that papers are made in such a way, थोड़ा out of syllabus, थोड़े यहाँ वहाँ से, थोड़े में subjectivity, ताकि आप गलती कर बैठे. And that's okay, it is a good paper. दो पेपर अच्छा था, पेपर को दोष नहीं देंगे, बस लीक ज़्यादा कर दिया, लीक नहीं करना था. चलिए, ये क्लियरली विजिबल है आपके लिए. एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किसकी है? व्रूम की है, विक्टर व्रूम की है. सेपरेट्स परफॉर्मेंस आउटकम्स, इंस्ट्रूमेंटैलिटी, एक्सपेक्टेंसी और वैलेंस, तीनों एलिमेंट्स हैं. जब से जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है उसी को करने की कोशिश होती है. यहाँ पे कोई नीड्स की बात नहीं होती है. नीड्स की बात मैक्लीलैंड करते हैं. ओके,
मैक्लीलैंड करते हैं, नीड फॉर एफिलिएशन एंड ऑल ऑफ दैट, दोज आर सेकेंडरी नीड्स, ये नहीं करते हैं नीड्स की बात। एक्सपेक्टेंसी तो है, ड्राइव नहीं है, इंस्ट्रूमेंटैलिटी है और बैलेंस है जो कि स्टेबिलिटी नहीं होती है। सो वी हैव ए, बी एंड सी ओनली। बताइए ये किस किस ने सही किया है? ऑप्शन 2 इज आवर राइट आंसर। ठीक है, ओके, दिस इज, हाँ ये ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, क्या देखते हैं, तो ये जो है ये WDEP मॉडल है। इसका वो बोल्डिंग, नाम भी देखो क्या है। सो वो बोल्डिंग बेसिकली हैज गिवन रियलिटी थेरेपी के सीक्वेंस स्टेजेस दिए हैं, WDEP। तो W में वांट्स आता है, D में डायरेक्शन आती है, फिर आती है इवैल्यूएशन और लास्ट में हम प्लानिंग करते हैं। तो कौन सा सही है हमारा ऑप्शन? वी हैव A, D, C एंड B। है कहीं पे? ठीक है, ऑप्शन 2 है हमारा करेक्ट। ये किसी का सही हुआ क्या? दिस वी हैव नॉट डन। ठीक है, तो ये है वांट्स, डायरेक्शन, उसके बाद इवैल्यूएशन और उसके बाद फाइनली प्लानिंग की क्या करना है। चलिए ठीक, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज द सैम्पलिंग एरर या स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ये हमने एज इट इज क्वेश्चन बहुत बार किया है, ये डिट्टो रिपीट हुआ था। ठीक, डिट्टो रिपीट हुआ था। अब यहाँ पे बहुत इजी मैच द फॉलोइंग आपको दिया गया है। यमा क्या होता है? रेस्ट्रेंट, क्या नहीं करना है। नियम क्या होता है? ऑब्जर्वेंस, क्या करना है। अपने आप पे ध्यान दे के बाहर की दुनिया को इग्नोर करें, उसको प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार इज लिटरली विड्रॉइंग ऑफ द सेंसेस फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, मतलब हम दुनिया पे ध्यान नहीं देते हैं, खुद पे ध्यान देते हैं। धारण क्या होता है कि फ्लक्चुएशन। वृत्त क्या होता है? वो चित्त वृत्त निरोध। हाँ, तो स्टडीइंग ऑफ द माइंड। ठीक है, अब हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही है? तो ए इज 4, बताइए, बी इज 1 एंड देन सी इज 2 एंड डी इज 3। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, गुड, वेरी नाइस। अब ये जो है किसकी थ्योरी है? ये मेल रोड्स की थ्योरी है। मेल रोड्स की थ्योरी गलत पूछी है इन्होंने। 4 P's ऑफ क्रिएटिविटी क्या होता है? पर्सन, प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड प्रेस। तो यहाँ प्रोसेस दिया है, पर्सन दिया है और फिर तीसरा जो है कुछ सही नहीं दिया है। ओके, और क्या क्या होता है? प्रोडक्ट होता है और प्रेस। तो शायद परफेक्ट को प्रोडक्ट लिखा हो, प्रोडक्ट को परफेक्ट लिखा हो, प्रेस को प्लेस लिखा हो, मुझे नहीं पता क्या लिखा है, बट ये भी क्वेश्चन गलत है। दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। कोई सही आंसर नहीं है, देयर इज नो करेक्ट आंसर। तो ए और डी जिस ऑप्शन में है, आप एट द मोस्ट वही चुन सकते हैं। यू शुड हैव गॉन फॉर, इसमें भी है, इसमें भी है। तो ए और डी वाला ऑप्शन अगर आपने चुना है ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन ही गलत है। ओके, चलिए ठीक है, ए किया, बी किया, ठीक है। इसमें आपको 2 मार्क्स मिलने चाहिए बिकॉज दिस इज नॉट योर फॉल्ट। अब ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी किया था कि अगर रिसर्चर जो है वो सिग्निफिकेंस वैल्यू कम कर देता है तो टाइप 1 एरर का क्या होगा? क्योंकि सिग्निफिकेंस ही टाइप 1 एरर का चांस है। क्या होगा? what will happen if the significance value is reduced? It will, मैम प्रेस को प्लेस भी कहते हैं शायद। प्रेस इज एक्चुअली द एनवायरमेंटल प्रेशर दैट इज पुट ऑन यू। अब अगर एनटीओ उसको प्लेस कहना चाहती है, ठीक है, देखेंगे, बट आइडियली ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, प्रेस इज एक्चुअली द एनवायरमेंटल प्रेशर विच इज पुट ऑन यू, सो एटलीस्ट दे शुड हैव सेड सिचुएशन। ठीक है, द एनवायरनमेंट इज नॉट ऑलवेज अ प्लेस। अब ये क्या करते हैं हम? हाँ, तो ये ऑप्शन 2 सही होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर कम होगी अगर आप सिग्निफिकेंस कम करते हो। यस मैम, प्लेस है एक बुक में, ऐसा है क्या? रुको फिर हम देखते हैं यहाँ पे। तो देन ऑप्शन 2 ओनली वुड बी करेक्ट। मैं यहाँ पे ए, ठीक है,
ऑप्शन 2 फिर ठीक है, मेक सेंस। चलो, अगर आपने 2 मार्क नहीं किया है तो यहाँ पे मार्क्स ऐड नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, ऑप्शन 2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर विल डिक्रीज इफ यू रिड्यूस द सिग्निफिकेंस लेवल। अगर आप सिग्निफिकेंस की लेवल कम करते हैं तो ऑब्वियसली। अब यहाँ पे है, मैम आई ऑल्सो रेड प्रेस एज प्लेस इन अ पेपर। ठीक है, फाइन, देन नॉट अ प्रॉब्लम। अब हाँ, डिक्रीज होगा तो ये क्या है, जेनेटिक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ जर्की अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स। विदाउट अ डाउट दिस इज हंटिंगटन्स। हंटिंगटन्स की बात हो रही है, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट है, जेनेटिक है, मोटर मूवमेंट का डिसऑर्डर है। आई हैव रेड इन कॉफमैन्स बुक मैम। ओके आयुब, मेक सेंस। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए आई ऑल्सो मार्क्ड बी। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेट्स गो नेक्स्ट। पावर कैसे इंक्रीज करें, टू टेल टेस्ट को यहाँ पे हटा दो, बाकी सब ठीक लग रहा है, राइट। इंक्रीजिंग अल्फा इज राइट, इंक्रीजिंग सैंपल इज राइट, डिक्रीजिंग वेरिएबिलिटी, वेरिएंस पार्टिसिपेंट्स में कम करो, मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रीटमेंट, इफेक्ट साइज बढ़ा दो। ठीक है, जहां पे बी नहीं है वो चूज करो, ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर। गुड, यस एब्सोल्युटली, वेरी वेरी गुड। मॉडल ऑफ मेमोरी के हिसाब से करेक्ट सीक्वेंस बताइए। सबसे पहले सेंसरी मेमोरी या सेंसरी रजिस्टर, उसके बाद सिलेक्टिव अटेंशन, सिलेक्टिव अटेंशन के बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद इलेबोरेटिव रिहर्सल और बाद में लॉन्ग टर्म मेमोरी। सो व्हाट डू वी डू ओवर हियर, वी गो विद सी, ए, डी, बी एंड ई। कहाँ है सी, ए, डी, बी एंड ई? ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। अंडरस्टूड, चलिए ठीक, गॉट इट, गॉट इट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बोनाफाइड पाइपलाइन हमने लास्ट टाइम ही देखा था। बोनाफाइड पाइपलाइन इज यूज्ड टू स्टडी इम्प्लिसिट, मतलब छिपे हुए अनकॉन्शियस रेशियल एटीट्यूड्स, स्टीरियोटाइप्स एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, वेरी वेरी गुड। इसके बाद हमारे पास है और मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में हमारे पास है स्पीयरमैन थर्स्टन। तो स्पीयरमैन हैज गिवन द टू फैक्टर थ्योरी। इसको अगर हम देखते हैं तो हमारा राइट आंसर आ जाता है, नो नीड टू गो एनी फर्दर, बहुत ईजी है ये, मैच द फॉलोइंग। थर्स्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस और फ्लूइड और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस रेमंड कटेल के। एब्सोल्युटली ऑप्शन 4 इज करेक्ट। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रांस थेरेटिकल मॉडल, ये भी पता था ये आएगा, ये लास्ट टाइम भी आया था, ये इस बार भी पक्का था। ठीक है, तो आप प्री कॉन्टेम्पलेशन, जहाँ पे आपको कोई जानकारी नहीं होती है वहां से स्टार्ट करते हो, उसके बाद कॉन्टेम्पलेशन, सोचते हो कि ओ चेंज कर देना चाहिए बिहेवियर, फिर आप प्रेपरेशन स्टार्ट करते हो, तैयारी करते हो कि अब हम चेंज होंगे, फिर एक्शन, फिर मेंटेनेंस और फिर टर्मिनेशन। टर्मिनेशन यहाँ दिया नहीं है, तो यहाँ पे है हमारे पास सी, ए, डी, बी, ई। हाँ, व्हाट एम आई सेइंग, सी, ए, डी, ई एंड बी, सी, ए, डी, ई एंड बी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अभी गुड, वी आर होपफुली गुड। ठीक है, तो प्रो सोशल बिहेवियर के बारे में पूछा जा रहा है। अब इवैल्यूएशन, एप्रीहेंशन और डिस्ट्रैक्शन कॉन्फ्लिक्ट, आपको पता है ये कहाँ आता है? ये दोनों चीजें आती हैं सोशल फैसिलिटेशन थ्योरी में। जो ज़ियांचे के सोशल फैसिलिटेशन थ्योरी है, ये मैंने कराया है आपको क्लास में, ऑफ कोर्स सब कुछ कराया है, बट ये पर्टिकुलरली अलग से कराया है, इवैल्यूएशन, एप्रीहेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे एम्पैथी, जॉय, प्रो सोशल में इन्वॉल्व है, नेगेटिव स्टेट रिलीफ और किन सिलेक्शन, विच इज बेसिकली ऑल्ट्रुइज्म के बिहाइंड, ऑल्ट्रुइज्म के पीछे जो रीजन होता है। तो यू हैव बी, सी एंड ई। ओके, ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। सही किया, बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। ये जो पेपर एनालिसिस किया था उसमें ये आपको कराया था, यहाँ पे आंसर है 2.8। आप पहले क्या करते हैं, आप बेसिकली ये सम ऑफ स्क्वायर्स लेते हैं, उसको आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कितनी आएंगी, 4 - 1। ए के बारे में ही बात हो रही है, ए के k-1 आप करेंगे, तो यू विल डिवाइड 42/3, राइट। यस, यस।
आपको क्या वैल्यू आएगी? यू विल गेट, कितना वैल्यू आएगा? 14 आएगा, 14 आएगा। 14 को फिर आपको एरर से डिवाइड करना है। एरर कितना है? 5 है। 14 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.8। ठीक है, हाँ, ये किस किस ने सही किया है? चलिए ठीक। ऑल राइट, वंडरफुल। जनरल अग्रेशन मॉडल जो है ये भी इस बार नया दिया है। तो सबसे पहले आप इनपुट वेरिएबल्स को देखते हैं कि आपकी क्या फीलिंग है। उसके बाद फिर पर्सन फैक्टर्स, इंसान कैसा है, सिचुएशन कैसी है। उसके बाद आप करंट इंटरनल स्टेट की तरफ देखोगे। उसके बाद आप अप्रेज करोगे, यू विल सी व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन यू आर इन। एंड अगर आपने ये कॉमन सेंस से किया है कि लास्टली आप या तो केयरफुल एक्शन करोगे या तो आप इम्पल्सिव एक्शन करोगे। इफ यू हैव डन इट लाइक दैट देन यू विल हैव योर राइट आंसर ऑप्शन सी, जहां पे लास्ट है, दैट इज योर ओनली पॉसिबल आंसर। क्योंकि एक्शन जो है वो क्या है? वो बेसिकली लास्ट आनी है। सो हाउ मेनी ऑफ अस गॉट दिस राइट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। The viscous semi-liquid substance contained in the interior of a cell is cytoplasm। यहाँ पे और कोई ऑप्शन मतलब डज नॉट मेक सेंस। एंजाइम क्यों होगा सेल के अंदर? तो साइटोप्लाज्म ही होता है, विस्कस थिक लिक्विड। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ठीक है। अब ये थोड़ा सा और एक है, क्या है? मैच द फॉलोइंग, पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड है। लेट्स ट्राई टू डू। तो एलोसेंट्रिक यहाँ पे होता है जब ये बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज से आगे ग्रो करता है और बेसिकली एक सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देख पाता है। तो गोइंग फ्रॉम प्री ऑपरेशनल टू कॉन्क्रीट ऑपरेशनल इज ऑप्शन नंबर 3। सो ए इज 3। हॉरिजॉन्टल डेकोलेज का मतलब क्या है कि कंजर्वेशन एक टास्क में सीखी है लेकिन दूसरे टास्क में नहीं सीखी है। डेफर्ड इमिटेशन क्या होता है कि बिहेवियर देखने के बाद थोड़ी देर के बाद कॉपी किया जाता है। सर्कुलर रिएक्शंस क्या होती हैं? चांस से बच्चा मोटर बिहेवियर सीखता है और फिर वैसे ही वो एक्शन सीख जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर? वी हैव ए इज 3 एंड बी इज 2। लेट्स सी, ए इज 3 एंड बी इज 2। ऑप्शन 3 इज आवर राइट आंसर। चलिए ठीक, ठीक, ठीक। नाउ लेट अस ट्राई टू लुक एट, हाँ, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स हम लगाते हैं, वी मेजर ब्रेन एक्टिविटी। उसके बाद क्या होता है? सीटी स्कैन एक्सरे से करते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो होता है वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड देखता है, इमेजेस। और फिर पीईटी क्या होता है? ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, रेडियो एक्टिव ग्लूकोज। सो वी हैव ए इज 4, बी इज 3। ठीक, ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर है। सही, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। कुबलर रॉस ने 5 स्टेजेस दिए हैं अपनी स्टेजेस ऑफ ग्रीफ के। क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे होता है अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। तो सबसे पहले होता है हमारा डिनायल। डिनायल के बाद आता है एंगर। एंगर के बाद बार्गेनिंग। बार्गेनिंग के बाद डिप्रेशन और लास्टली, तो अगर आप देखें एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पे एक्सेप्टेंस लास्ट में और आप वही मार्क करेंगे। राइट, राइट, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वेरी वेरी गुड। अब यहाँ वर्चूज जो हैं
24 कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स में से, हाँ यहाँ पे कौन से 6 वर्चूज में से नहीं है। विजडम एंड नॉलेज वी हैव ह्यूमैनिटी, वी हैव करेज, वी हैव ट्रांसेंडेंस, वी हैव टेम्परेंस, बट यहाँ पे जो है रेजिलियंस नहीं आता है, रेजिलियंस नहीं है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, अब ये भी नया है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिट्स एंड पॉस्नर स्किल लर्निंग। ठीक है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, दिस इज अ वन ऑफ क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो सीक्वेंस है, पहले कॉग्निटिव लर्निंग होती है क्योंकि पहले सब कुछ समझना पड़ता है, उसके बाद जो पुराना और नया सीख रहे हैं उसमें एसोसिएशन, और बाद में इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है। ऑलराइट, सो ऑप्शन 1 यहाँ पे बेसिकली करेक्ट है। तुक्का किसने किया? वेरी वेरी गुड, ब्यूटीफुल। मैम आपका बैच कैसे ले सकते हैं? आप अनअकैडमी एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पे कोड एंटर कीजिए, चेकआउट करते हुए NTA UGC नेट की सब्सक्रिप्शन खरीदिए और आपको क्लासेस मिल जाएंगे। चलिए ठीक, ओके ऑलराइट। इसके बाद है हमारे पास वेदास की मैच द फॉलोइंग। ऋग्वेदा जो है दिस प्रेजेस डेटीज, ये गॉड्स को प्रेज करती है, ठीक है। और समवेदा जो है, सामवेदा ये मेलोडीज, इसमें हिम्स, गाने या फिर ऑल ऑफ दैट, ठीक है, मेलोडीज एंड ऑल ऑफ दैट, हिम्स, प्रेयर्स आर लोकेटेड हियर। फिर डेली प्रोसीजर्स से अथर्ववेदा आई थिंक, ठीक है। तो ए अगर आप 3 करते हैं और बी अगर आप 4 करते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आया ऑप्शन 3। किसने किया है ऑप्शन 3? सही हुआ है। ऑल राइट, वंडरफुल। चलिए ठीक, गुड टू गो। तुक्का किया है, चलो ठीक है, ओके ओके ओके। अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, जब टीचर स्टूडेंट को कहता है यू ऑट टू बी मोर फोकस्ड, ठीक है, यू ऑट टू बी मोर फोकस्ड टू गेट अ हायर रैंक, now this does not seem like a nurturant parent, this is more of a critical parent, कि तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्रिटिकल पेरेंट ही होगा, क्रिटिकल पेरेंट ही होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं शेज लाइफ स्पैन मॉडल, ये भी आपके सिलेबस में नहीं आता है, ये पहली बार दिया गया है और मुझे शक है कि ये दोबारा आपको कभी पूछेंगे, हाईली अनलाइकली दैट दे विल आस्क यू अगेन। तो ये जो है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लेकिन अडल्ट्स की, ये अडोलेसेंस से स्टार्ट होती है। सो दिस पिक्स अप राइट वेयर पियाजेस थ्योरी ड्रॉप्स, जहाँ जहाँ पे पियाजे की थ्योरी ड्रॉप करती है वहाँ पे बेसिकली वहाँ से ही ये पिकअप कर लेता है। तो सबसे पहले होता है एक्विजिशन, नए स्किल्स सीखना, उसके बाद यंग अडल्टहुड में इंसान अचीव करने लगता है जॉब में, उसके बाद मिडिल अडल्टहुड में इंसान रिस्पॉन्सिबल बन जाता है, उसके बाद जो थोड़ा बड़ा हो जाता है, बच्चे होते हैं, एग्जीक्यूटिव स्टेज, मतलब वी हैव सम इन्फ्लुएंस, उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन बुढ़ापे में, और उसके बाद लेगेसी स्टेज, तो इससे आगे भी स्टेज है। अब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ यहाँ पे? we have A, we have D, we have B, and then we have C, and then we have E. So A, D, B, C, and E. Option 1 is our correct answer. हमारा पहला ऑप्शन जो है वही सही है। Yes, ठीक है, absolutely, absolutely. चलिए ठीक 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 ठीक, wonderful, wonderful, wonderful. Okay, okay, okay. The expanded level of awareness that allows us to observe ourselves. This is nothing but metacognition. तो ये क्या है? ये metacognition है। इसके बाद क्या है? इसके बाद है हमारे पास defense mechanisms, which are quite easy. जब आप बच्चों का behavior दिखाते हैं तो उसको regression ही कहा जाता है। Sublimation है कि unacceptable को आप acceptable बना लें, अपने behavior का उल्टा आप दिखाएं, उसको reaction formation कहते हैं। और प्रोजेक्शन होता है कि आप अपने थॉट्स किसी और पे लगा देते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं। तो वी हैव डी इज 4 एंड
D is 4, A is 3, B is 1. Option 4 is our correct answer. ठीक है, अब ये किसने सही किया, ये इसमें गलत आप कर नहीं सकते. दिस इज डिटो फ्रॉम वॉट एवर वी हैव डन इन क्लास. इसमें बस आपको एक ऑप्शन एलिमिनेट करना है. अब आपको पता है कि जीव की अगर आप बात करें, ये जैनिज्म की बात हो रही है, और अगर आप जैनिज्म की बात करें तो मेटाफिजिकल एनर्जी के बारे में, मेटाफिजिकल एनर्जी के बारे में बात होती है या नहीं होती है? होती है. तो पैसिव कुछ नहीं है यहाँ पे, एक्टिव है. बायो एनर्जीज मतलब मेटाफिजिकल कॉस्मिक एनर्जी होती है, होती है. कॉन्शियसनेस इसके अंदर होती है, हाँ. यहाँ पे तो जीव में सब कुछ एनर्जी होती है ना. सेल्फ, अनसलीड सेल्फ, सलीड सेल्फ, डू यू रिमेंबर? ज्ञानेंद्र, भावेंद्र, याद है? नहीं है, ठीक है. तो एंजॉयर ऑफ द फ्रूट्स ऑफ हिज ओन एक्शन, मतलब कर्मा पे काम करता है जीव, हाँ. साइकिक एक्सर्शन डिस्टिंग्विशेस लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग. तो जो लिविंग इंसान होता है उसका क्या होता है, उसको दे बेसिकली विद इन द कन्फाइंस ऑफ द बॉडी देयर इज what do I say, there is a constant fluctuation between the material world and basically towards nirvana. तो हाँ, साइकिक एक्सर्शन जो है होता है, अगर आप बी हटा दो बस उतना ही है. ठीक है, ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर. बस बी हटा दो. पैसिव नहीं हो सकता है, ये एक्टिव ही है. सेल्फ इज एक्टिव. करेक्ट, ओके, वंडरफुल. तो कुंडलिनी के हिसाब से ह्यूमन बॉडी के कितने चक्र हैं? 7 हैं. मूल आधार चक्र, मणिपुर चक्र, वो सारे जो हैं 7 चक्र. ठीक है, 7 हैं. क्राइसिस के टाइम में फीमेल्स को प्रमोट कर देते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ग्लास क्लिफ. यस, ग्लास क्लिफ इज बेसिकली, ग्लास क्लिफ इज बेसिकली व्हाट, व्हेन विमेन आर प्रमोटेड. ये भी आपको एक दिन पहले रिवाइज कराया था. चलिए, ठीक है, ठीक है, वंडरफुल. इसके बाद अगर आप देखो तो ये देखिए, कोरिलेशन, स्पेशल कोरिलेशन के बारे में आपको पूछ रहे हैं. दिस इज वेरी वेरी सिंपल. ट्रूली डाइकोटमस अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो इसमें 5 कोएफिशिएंट ही आएगा. टेट्राकोरिक में अपेरेंटली डाइकोटमस मतलब आर्टिफिशियली डाइकोटमस टेट्राकोरिक आएगा. हम देखते हैं इससे हो जाता है क्या. D is 1 and C is 4 है. नहीं. तो अब हम देखते हैं कि बाई सीरियल में क्या होता है. तो 1 कंटिन्यूअस वेरिएबल एंड 1 अपेरेंटली डाइकोटमस मतलब नकली डाइकोटमस, मतलब एक आर्टिफिशियली डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूअस वेरिएबल. सो A is 2, B is 1. नो, नॉट 1, B is 3. पॉइंट बाय सीरियल क्या है? एक ट्रूली डाइकोटमस और एक बेसिकली कंटिन्यूअस वेरिएबल. तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4. वी हैव अ वेरी इजी मैच द फॉलोइंग. वंस अगेन इजी मैच द फॉलोइंग है हमारे पास. रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी अल्बर्ट एलिस ने दी है. डायलेक्टिकल किसने दी है? मार्शा लाइनहन ने दी है. ट्रांस थियोरेटिकल जेम्स प्रोचेस्का ने दी है. और एग्जिस्टेंशियल से रिलेटेड है सोरेन कीरगार्ड. तो अगर आप ऐसे मैच करो, A is 1, B is 3, D is 2. Do we have our answer? हाँ, A is 1, B is 3 अगर आप करते हैं तो ऑप्शन 2 आपका आंसर है. ठीक है, ओके, वंडरफुल वंडरफुल. सही हुआ है, ये सही हुआ है. तो रिमूवल ऑफ एन अनप्लेजेंट रीइंफोर्सर टू स्ट्रेंथन. अगर आप स्ट्रेंथन ले लेते हैं और रिमूवल ले लेते हैं तो ये है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. रिमूवल मीन्स नेगेटिव, स्ट्रेंथनिंग मीन्स रीइंफोर्समेंट. तो ये क्या हुआ? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. अंडरस्टूड? वेरी सिंपल, वेरी इजी, एब्सोल्युटली. इसके बाद है मेमोरी फेलियर. मेमोरी फेलियर की बात हो रही है, मतलब देर इज फॉरगेटिंग, देर इज वेरी क्लियर फॉरगेटिंग. तो डीके थ्योरी एक है, रिट्रीवल फेलियर एक है, और एनकोड ना करना एक है. ठीक है, सो A, B, C would be the most appropriate option. Misattribution is not a failure of memory, but it is a what do I say, recall.
मिस एट्रीब्यूशन में क्या होता है, आपका सोर्स मॉनिटरिंग नहीं, आपका व्हाट एम आई सेइंग, हाँ सोर्स मॉनिटरिंग एरर होता है, ठीक है। सोर्स मॉनिटरिंग एरर का मतलब है कि मेमोरी कहाँ से आई उसका सोर्स याद नहीं रहता है, बाकी मेमोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और सिलेक्टिव अटेंशन इज नॉट ऑलवेज प्रॉब्लमैटिक, इट इज व्हेन वी फेल टू एनकोड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सो ए, बी एंड सी विल बी करेक्ट, ठीक है। ठीक है, इसके बाद जैनिज्म के हिसाब से भावेंद्र जो है या भावेंद्रिय जो है, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है लाब्धि और है उपयोग, ठीक है। पावर, अनकॉन्शियस पावर टू मेक थिंग्स परसेप्टेबल, एंड मैनिफेस्टेशन या उपयोग, जो भी एक्चुअली इंफॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल, ठीक है। तो दीज टू, अगर आपने यहाँ पे तुक्का किया है तो अच्छा है, दिस वी हैव नॉट कवर, ठीक है। हाँ, तो इसमें ऑप्शन 1 जो है वो सही है। अब काई स्क्वायर का एक टेबल है हमारे पास, काई स्क्वायर पे अगर आप ध्यान देते हैं क्लास में ये भी कराया है आपको, इवन हाँ ये कराया है ऑफ कोर्स। तो अगर आप यहाँ पे ले लें एफ ओ माइनस एफ ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ ई, क्या होगा, 18 माइनस 12 होल स्क्वायर मतलब 36 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। क्या होगा, 3 ही होगा ना, 36 डिवाइडेड बाय 12 इज नथिंग बट 3, यस एब्सोल्युटली, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास प्रेपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। तो ए और डी और बी और सी, ऑप्शन 4 इज आर करेक्ट आंसर। क्रिएटिविटी ग्राहम वॉलिस की थ्योरी है, ठीक है। ओके, वेरी वेरी गुड, यस दिस इज वेरी वेरी इजी। रेड्यूस्ड सेल्फ अवेयरनेस, आप क्राउड का हिस्सा बन जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डी इंडिविजुएशन, ये बस डेफिनेशन है डी इंडिविजुएशन की। चलिए ठीक, इसके बाद हम देखते हैं और एक मैच द फॉलोइंग, जो कि अगेन वेरी इजी फ्रॉम रोलोमेस थ्योरी। अगर आप यहाँ पे देखें, फिजिकल वर्ल्ड हमारा हमारे आसपास जो होता है उसको हम वेल्ट कहते हैं, सोशल वर्ल्ड को मीट वेल्ट कहते हैं, अपने अंदर झांक के देखना, अपने साथ कनेक्शन बनाना, उसको ईगन वेल्ट कहा जाता है, और स्पिरिचुअलिटी को उबर वेल्ट कहा जाता है। सो डी इज 2, दैट गिव्स अस आवर आंसर एंड दैट इज ऑप्शन इजी, ठीक है। समझे आप, समझ गए, चलिए ठीक। फैक्टर एनालिसिस किस तरह की वैलिडिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फैक्टर एनालिसिस कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के लिए, एक्सप्लोरेटरी, कंफर्मेटरी, सब कुछ, ठीक है। मोस्टली इट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, दिस वी हैव डन मल्टीपल टाइम, बहुत इजी है, ठीक है। हाँ एब्सोल्युटली। इसके बाद जो है ये भी नया है, दिस इज समथिंग न्यू। तो रासा और भावाज आपको दिए हैं, यहाँ पे जो मुझे याद रहा, श्रृंगार इज ब्यूटी अटैच टू लव, ठीक है। रति जो है ये लव का बेसिकली इमोशन है, और क्रोध जो है ये रौद्र इससे अटैच्ड है। सो द सेंटिमेंट ऑफ एंगर और मूड कम्स फ्रॉम फीलिंग्स ऑफ एंगर। तो ये अगर आप ऐसे करेंगे, ये भी आपको मैं लिस्ट दे दूंगी आपको, बट अभी के लिए अगर आप ऐसे देखेंगे वी विल गेट अ राइट आंसर, ए इज 3 एंड सी इज 1, हाँ है, ऑप्शन 4 इज आर करेक्ट आंसर। ये किसी का सही हुआ है, गेस किया था मैम, कोई आइडिया नहीं, ये भी हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये तो हिंदी में पढ़ते थे 8th क्लास में, मुझे तो किसी ने नहीं पढ़ाया ये हिंदी में, न्यू बट इजी, अरे वाह, अरे वाह गाइस, आप लोग तो कमाल हो। चलिए ठीक, अब है हमारे पास पैराग्राफ, मैं पैराग्राफ ज़्यादा पढ़ूंगी नहीं, आई होप आपने पढ़ा है। तो ये अगर आप देखें, ये थ्योरी ऑफ रीजनड एक्शन या थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर के बारे में है। पहले रीजनड एक्शन की थ्योरी दी गई थी आइजन और फिशबीन द्वारा, और फिर जो है थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर आइजन ने अकेले दी है। और थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर जो है उसमें क्या किया है, हाँ
उसमें क्या किया है, उसमें बेसिकली परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल का फैक्टर ऐड किया गया है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैंने आपको जिस्ट मतलब समरी थोड़ी बता दी। ईगो डिफेंस क्या होता है, ये इस थ्योरी से रिलेटेड नहीं है। ईगो डिफेंस होता है कि हम अपनी सेल्फ एस्टीम बचाना चाहते हैं, हम खुद को बुरा नहीं फील कराना चाहते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम बेसिकली जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। वी ट्राई टू बेसिकली सेव और प्रोटेक्ट आवर सेल्फ एस्टीम। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, राइट? दिस इज द ओनली वायबल आंसर। जो अच्छा ना लगे, जो अच्छा ना लगे तो वो ही हम क्या करते हैं, हम अपने बारे में जो है हम कवर अप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सही हुआ। उपासना आपको पता चल जाएगा, एनरोल करके रखो बेटा, मेरी प्रोफाइल पे जाओ और एनरोल करो। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हियर इड इज नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम सुपर ईगो एंड ऑल, दिस इज नॉट फ्रॉइड्स थ्योरी। ये फ्रॉइड की थ्योरी नहीं है। ठीक है, हाँ एब्सोल्युटली, वेरी वेरी गुड, डी इज करेक्ट। इसके बाद जो है आइजन ने ये व्हेन वन बिलीव्स, अगर आपको पता है कि रीजनड एक्शन और परसीव्ड बिहेवियर, सॉरी, थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर में डिफरेंस क्या है, वो है जो तीसरा फैक्टर परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल था। अगर आप यहाँ पे देखो, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, हमें मौका मिलेगा या नहीं हमारे हेल्थ बिहेवियर को दिखाने का, दैट इज कि हम मानते हैं कि हमारे कंट्रोल में है अपना बिहेवियर या नहीं। ऑल राइट, ओके फाइन। अब जो पहले बनाई थी थ्योरी उसका क्या नाम था, थ्योरी ऑफ रीजनड एक्शन। और जो बाद में दी थ्योरी उसका नाम क्या था, उसका नाम था थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है ना। हाँ हाँ हाँ, ये सब क्लास से है, दिस इज ऑल फ्रॉम क्लासेस, एब्सोल्युटली, विदाउट अ डाउट, विदाउट अ डाउट। अब इनकंसिस्टेंसी बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर, अगेन नॉट रिलेटेड टू योर पैराग्राफ, ये आपके पैराग्राफ से रिलेटेड है नहीं। जो यहाँ पे दिया है कि बिहेवियर और एटीट्यूड के बीच में इनकंसिस्टेंसी, इस चीज़ को कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। ठीक है, दिस इज सिंपली कॉल्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये इस पैराग्राफ से भी रिलेटेड नहीं। अंडरस्टैंड? नाउ हु गॉट 5 आउट ऑफ 5? हु गॉट 5 आउट ऑफ 5? वेरी वेरी गुड, अरे वाह, ओ माय गॉड, आपने तो कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। चलो बहुत अच्छी बात है, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, वेरी नाइस। अब नेक्स्ट जो है पैराग्राफ वो आपको कराया है ऑलरेडी, फिर भी क्योंकि मैंने कहा मैं आपको सारे पेपर के कीज दूंगी, आई विल गिव यू द कीज, लेट्स गो। चलिए, अब यहाँ पे आपको ये वैल्यूज देखने हैं, आपको वैल्यूज थोड़े देखने हैं। ठीक, ये देखिए, आपको पूछ रहे हैं कि टी की वैल्यू बताओ, एफ की वैल्यू दे रखी है। आपको पता है कि टी जो है वो स्क्वायर रूट होता है बेसिकली किसका, वो होता है एफ का, बिकॉज टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ। तो स्क्वायर रूट निकालो, इसका क्या होगा, मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि 42 ले लो बस, 6 6 जा 36, तो 6 से ऊपर होगा, 7 7 जा 49, 7 से कम होगा, 6 से ऊपर 7 से कम, व्हाट इज आवर ओनली वैल्यू ओवर हियर, ऑप्शन 1। ठीक, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वंडरफुल, फॉर्मूले से हो गया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। रेजिडुअल का मतलब होता है एरर वेरिएंस। ठीक है, रेजिडुअल का क्या मतलब होता है, एरर वेरिएंस, विदाउट अ डाउट, विदाउट अ डाउट, राइट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बीटा एक्चुअली इज योर रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, बीटा क्या है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में अगर आप ले लें, ये पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट नहीं है, और ये क्या है, ये आपका पूरा का पूरा रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहलाता है। Regression coefficient is also sometimes called coefficient of determination. Although R square is not an accurate representation of beta, but it is the closest representation of beta. यहाँ पे सबसे नज़दीकी अगर आप सिंबल ले लें रिग्रेशन कोएफिशिएंट के लिए, अगर आप पुराने पैराग्राफ्स भी चेक करें, वहाँ पे R स्क्वायर की वैल्यू आपकी कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू दी जाती है।
और आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी आर स्क्वायर से ही इंडिकेट होता है, नॉट आर। आर इज मल्टीपल कोरिलेशन, ये कैपिटल आर जो है इसको मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है वो आर स्क्वायर से ही डिनोट होगा, वो आर स्क्वायर से ही डिनोट होगा, बिकॉज योर रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज सिमिलर टू योर, मतलब ये एक सिंबल है, इट्स नॉट एन एक्चुअल वैल्यू। उसके सबसे नजदीकी वैल्यू आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, जो कि आर स्क्वायर है। ठीक है, देयर इज नो अदर, देयर कैन बी नो अदर आंसर ओवर हियर। ठीक है, ओके। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है? कंटिन्यूअस डिपेंडेंट वेरिएबल और कंटिन्यूअस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब टू प्रिडिक्ट अ कंटिन्यूअस आउटकम बेस्ड ऑन वन कंटिन्यूअस प्रिडिक्टर वेरिएबल। लीनियर, सिंपल लीनियर रिग्रेशन या बाइवेरिएट रिग्रेशन में क्या होता है? एक प्रिडिक्टर और एक क्राइटेरियन प्रिडिक्टर की मदद से आप प्रिडिक्ट करेंगे क्राइटेरियन की वैल्यू। आई नीड वाटर, आई डोंट नो। I've conducted simple regression in SPSS, उसमें beta and R are the same. We'll have to wait and see. I have not used like whatever I have seen in paragraphs and all, मैं आपको उसके हिसाब से बोल रही हूँ, ठीक है? चलिए, I am telling you according to whatever I have seen from net. Although, like I told you, capital R is the value for multiple correlation. It is not the regression coefficient. चलिए ठीक, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे देखते हैं आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। आप आर स्क्वायर जो है कैसे निकालेंगे? टेबल में अगर आप देखो, यू विल टेक रिग्रेशन, जो टोटल की रिग्रेशन जो आपका मेन इफेक्ट का वैल्यू है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिग्रेशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टोटल। तो आपको ये वैल्यू डिवाइड करनी है इस वैल्यू से, ओके, एंड दैट इज हाउ यू विल गेट योर व्हाट, आपको अपना आर स्क्वायर वैल्यू मिल जाएगा, विच इज 0.5। ठीक है, ओके, फाइन, ठीक, चलिए ठीक। ये तुक्का सही हुआ, बट लास्ट वाले में आई डिड आर। देखते हैं, इफ दे रिलीज की, इट माइट बी अ लिटिल बिट, एक दो क्वेश्चंस में मेरे की से अलग हो, दैट इज वेरी पॉसिबल, बट हाँ ऐसा है, ठीक है। "90 questions are right out of 100, that's okay. If you did it once, you can do it again." अब तो ऐसा नहीं है कि हमारे कंट्रोल में है कुछ, इट इज़ ऑलरेडी कैंसल्ड, दैट इज़ दैट। आई विल सी यू ऑल सून। इफ़ देयर आर एनी क्लैरिफिकेशंस, अगर मुझे लगता है कि और मुझे किसी का आंसर, किसी क्वेश्चन का आंसर चेंज करना चाहिए, आई विल लेट यू नो, ठीक है। ये PDF आपको मिल जाएगी थोड़ी देर में, यू कैन चेक एंड यू कैन वेरीफाई इफ देयर इज एनीथिंग दैट आई वांट टू चेंज, and if there is any answer that I think I should update, I will let you know. I will update it and I will post a message in the group. Which group? Net with Hafsa. All right, please take very good care of yourself. I will see you very very soon. Bye bye. Bye bye. अब जिसको 80-90 आए तो you will do well in another paper also. Please don't worry about it. Just keep your revision continued. ठीक है, रिविजन को कंटिन्यू कीजिए, आप कर सकते हैं, जो अभी किया वो अगली बार भी कर सकते हैं, should not be a big problem. Bye bye. हाँ, if you liked the classes, if you liked the class, please upvote. जिसने क्लासेस ले रखी हैं उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, एनरोल करो बस, और ग्रुप चेक करते रहो।